नमस्कार, आप देख रहे हैं अल्पाइन क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी क्या होता है इसके बारे में हम लोग चर्चाएं करेंगे। इसकी जो सीरीज होगी 10-10 मिनट की 4-5 वीडियो में आपको पूरा समझाएंगे कि अकाउंटिंग जब आप पढ़ोगे तो उसमें जो वर्ड पिक किए जाएंगे, जो वर्ड यूज किए जाएंगे, उसका क्या मतलब होता है। टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है कि वह वर्ड जो उस सब्जेक्ट में आएगा तो उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड उसका मीनिंग होगा। जैसे एक एग्जांपल आपको हम समझाते हैं कि जैसे एक वर्ड है नेचर। तो नेचर अगर हम बात करते हैं जैसे आपके बिहेवियर के बारे में कि आपका व्यवहार कैसा, आपका नेचर कैसा, आपका कैरेक्टर कैसा है। एक नेचर होता है, एक प्रकृति के बारे में बात करते हैं ना कि नेचर कैसा है ना। तो उसी तरीके से जो अकाउंटिंग में टर्म यूज किए जाएंगे, टर्मिनोलॉजी बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो उसका अकाउंटिंग के ही पर्पज से उसका मीनिंग निकलेगा। जैसे बिजनेस ट्रांजेक्शन, पहला क्या है आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन क्या होता है? जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में चेंजेस लाए उसे हम ट्रांजेक्शन के नाम से जानते हैं। सर कैसे चेंज होगा? जैसे आपके पास 10,000 रुपए है, आप गुड्स खरीदोगे तो पैसा जाएगा, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में चेंज हुआ, आपके पैसे में चेंज हुआ। चेंज का मतलब पैसा आना या जाना दोनों इंक्लूड होगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से जो आपके फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस लाए उसे हम ट्रांजैक्शन के नाम से जानते हैं। इकोनॉमिक ए बिजनेस ट्रांजैक्शन एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस दैट चेंज इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। कहने मतलब आप मटेरियल खरीदोगे तो पैसा खर्चा होगा, मटेरियल सोल्ड करोगे तो पैसा आएगा, है ना। किसी को पेमेंट करोगे तो पैसा जाएगा, किसी से पेमेंट रिसीव करोगे पैसा आएगा, है ना। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलते हैं। अब एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब एक्टिविटी में दो आपको पता ही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऐसा काम जिसके बदले हमें पैसा मिले उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। ऐसा काम जो हम अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, सोशल वेलफेयर के पर्पज से करते हैं उसे हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अब आगे नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आपका है। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल समझाया हुआ है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मॉनेटरी कंसिडरेशन। मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करना मॉनेटरी के फॉर्म में, मतलब जिसके बदले हम पैसा लेंगे या पैसा पेड करेंगे उसे हम ट्रांजैक्शन के नाम से जानते हैं। इट इन्वॉल्व एन इकोनॉमिक एक्टिविटी सो इट इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी। इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व होता है, इस वजह से इसे हम मनी में मेजर करते हैं। जैसे टाइम के लिए सेकेंड होता है, लेंथ के लिए सेंटीमीटर होता है, उसी तरीके से बिजनेस में ट्रांजैक्शन को मेजर हम कैसे करते हैं? मनी से करते हैं, ठीक है ना। अब इसमें मनी ट्रांजैक्शन दो टाइप्स के होते हैं, कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन का मतलब होता है जिसमें हम पेमेंट करेंगे तभी रिकॉर्ड करेंगे, उसी तरीके से जब पैसा रिसीव होगा तभी रिकॉर्ड करेंगे। क्रेडिट ट्रांजैक्शन, आप पैसा पेमेंट करिए या ना करिए, आपको पैसा मिले या ना मिले, आपने ट्रांजैक्शन कर दिया, मतलब आपने गुड्स सोल्ड कर दिया है, अब वो पैसा बाद में पेड करेगा, फिर भी उसे हम बोलेंगे क्रेडिट, मतलब उसे ट्रांजैक्शन बोलेंगे, बट वो किस में आ जाएगा? क्रेडिट। क्रेडिट मतलब यहाँ पे जो क्रेडिट वर्ड यूज किया गया है उधारी के लिए यूज किया गया है, ठीक है ना। तो दो टाइप्स के ट्रांजैक्शन होते हैं, कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ठीक है। और इसको फर्दर अगर हम लोग क्लासिफाइड करते हैं तो दो कैटेगरी में, पूरे ब्रॉड टर्म में अगर क्लासिफाई करें कि ट्रांजैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं तो दो होते हैं, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन एंड इंटरनल ट्रांजैक्शन, ठीक है ना। जैसे एक्सटर्नल प्रॉब्लम होता है, इंटरनल प्रॉब्लम होता है, उसी तरीके से एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन जो आपको दिखेगा बाहरी, है ना। ट्रांजैक्शन बिटवीन फर्म एंड अदर पार्टी, मतलब आपके फर्म से दूसरे फर्म के बीच में, आपके फर्म से किसी दूसरे कस्टमर के बीच में जो ट्रांजैक्शन होगा उसे हम एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन बोलेंगे। जैसे गुड्स सोल्ड टू राम, है ना, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, है ना, अमाउंट पेड टू श्याम, इस तरीके से ये क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। ऐसे ट्रांजैक्शन जो बिजनेस के अंदर होंगे, जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज करना, हम डेप्रिसिएशन किसी को पेमेंट नहीं करते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि इतने रुपए का मशीनरी बिल्डिंग खराब हुआ होगा, उसके लिए उतना पैसा हम रख लेते हैं कि फ्यूचर में जब 10 साल 15 साल 20 साल के बाद उसे रिप्लेस करना हुआ तो हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट होना चाहिए डेप्रिसिएशन। जैसे हम रिजर्व क्रिएट करते हैं प्रॉफिट के पार्ट में से, है ना, जैसे हम डेप्रिसिएशन क्रिएट करते हैं, जैसे हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं, ये सब होते हैं इंटरनल ट्रांजैक्शन होते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। ट्रांजैक्शन मतलब कि वह एक्टिविटी जो हमारे फाइनेंशियल पोजीशन में मोमेंट लाए, चेंज लाए, उसे हम ट्रांजैक्शन के नाम से जानते
होते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इवेंट। इवेंट से पहले यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन है, अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। इसको पहले भी लेक्चर में हमने आपको समझाया था। अकाउंटिंग क्या होता है? बिजनेस का एक लैंग्वेज होता है। अगर अकाउंटिंग हो ना तो हम बता कैसे पाएंगे कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ? तो अकाउंटिंग की ही वजह से हम बता सकते हैं, बोल पाते हैं, और अकाउंटिंग की ही वजह से फ्यूचर में अगर कोई दिक्कत होती है तो हम सारे जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए होते हैं डे बाय डे, वो एज ए एविडेंस काउंट किया जाता है। जो आप बाउचर काट के देते हो, आपके पास एक कार्बन कॉपी रहती है, तो वो एज ए एविडेंस कोर्ट में वैलिड माना जाता है, ठीक है ना। तो अकाउंटिंग क्या होता है? बिजनेस का एक लैंग्वेज होता है, ठीक है ना। लैंग्वेज कैसे हुआ? क्योंकि अकाउंटिंग अगर हम करेंगे ही नहीं तो हम बता कैसे पाएंगे कि बिजनेस ग्रोथ हो रहा है, कि बिजनेस डिक्लाइन में जा रहा है, बिजनेस में कितना एग्जैक्ट प्रॉफिट हो रहा है, ये सब हमें पता नहीं चल पाएगा, ठीक है ना। अब जैसे अब आगे बता रहा है कि इवेंट क्या होता है ना। जैसे ट्रांजैक्शन एंड इवेंट है ना। अब इवेंट मतलब आप नॉर्मली समझते तो इवेंट मतलब कोई पार्टी, उसकी बात नहीं की जा रही है। यहाँ पे जो अकाउंटिंग में इवेंट यूज किया जाएगा, इवेंट इज ए कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन के रिजल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इवेंट बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आपको हम बताएंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन ट्रांजैक्शन है, कौन इवेंट है, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन है, अपूर्वा स्टार्ट ए बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹4 लाख, सी परचेज गुड्स ऑफ ₹3 लाख फॉर कैश, है ना। मतलब उन्होंने 5 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया। उस 4 लाख रुपए से, उस 4 लाख रुपए में से उन्होंने 3 लाख रुपए का गुड्स खरीदा है, ध्यान रखिएगा। अब जो गुड्स उन्होंने 3 लाख रुपए खरीदा, उसका 2/3 गुड्स वो 2,70,000 में बेच देती हैं। इसका कहने मतलब यह है 3 लाख का 2/3 अगर आप निकालोगे तो आ जाएगा 2 लाख, है ना। अब 2 लाख के गुड्स को कितने में बेचते हैं? 2,70,000 में। तो उन्हें फायदा कितना होगा? 70,000 का, 70,000 का होगा। सी आल्सो पेड 20,000 एज रेंट। उन्होंने रेंट कितना पेड किया है? 20,000। अब इसमें आपको बताना है कौन इवेंट है और कौन ट्रांजैक्शंस है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बिजनेस में 4 लाख रुपए का पैसा लगाना ये एक ट्रांजैक्शन है, पहला ट्रांजैक्शन नंबर 1। गुड्स 3 लाख रुपए का खरीदना, यह भी एक ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन नंबर 2। गुड्स को बेचना 2,70,000 में, ये भी एक ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन नंबर 3। और गोडाउन का रेंट पेड करना भी 20,000, ये भी एक ट्रांजैक्शन है, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन टोटल कितने हो गए? 4। अब इसमें से आपको निकालना है इवेंट। इवेंट नंबर 1, इवेंट नंबर 1 कितना आपको दिखा रहा है? प्रॉफिट 50,000 का। सर प्रॉफिट तो 70,000 था, 50,000 कैसे हुआ? आपने 2 लाख के गुड्स को 2,70,000 में बेचा, तो आपको फायदा कितना हुआ? 70,000 का। फिर आप 20,000 रुपये रेंट पेड किए, तो रेंट पेड करना प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाता है। तो 70,000 आपको इनकम हुआ, 20,000 आपका रेंट पेड हुआ, तो एक्चुअल में प्रॉफिट आपको कितना हो गया? 50,000 रुपए का। तो ये 50,000 रुपए क्या है? एक इवेंट है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, 3 लाख रुपए का आपने मटेरियल खरीदा था, उसका 2/3 आपने बेचा था, है ना। मतलब 2 लाख का मटेरियल आपने बेच दिया, अभी भी आपके पास 1 लाख का मटेरियल बचा हुआ है स्टॉक में। तो 1 लाख का स्टॉक होना वो आपके लिए क्या है? एक इवेंट है। अब ध्यान रखिएगा, आपने बिजनेस में स्टार्ट किया था 4 लाख रुपए से कैश में, ठीक है। फिर 3 लाख रुपए आपने दे दिया गुड्स खरीदते समय, तो आपके पास कैश कितना बचा? 1 लाख रुपए। एकदम ध्यान रखिएगा, रियल समझिएगा। आप 4 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किए, 3 लाख रुपए आपने कैश से गुड्स खरीद लिया, तो रियल में कैश आपके पास बचा कितना? 1 लाख रुपए, ठीक है। फिर आपने क्या किया कि 2 लाख के गुड्स को 2,70,000 में बेचा था, तो 2,70,000 रुपए आपके पास कैश वापस फिर से आया, तो टोटल कितना कैश हो गया? 3,70,000 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद उसमें से 20,000 आपने रेंट पेड किया, तो 20,000 आपके पास से चला गया होगा, तो टोटल आपके पास अभी फिलहाल कितना कैश बचा होगा? 3,50,000 रुपए। बस ये ध्यान रखना है कि टोटल ट्रांजैक्शन से उसमें से निकालना है समरी। जैसे यहाँ से 50,000 हमने निकाला, जैसे हमने यहाँ पे 1 लाख रुपए निकाला, उसी तरीके से पूछेगा कैश का बैलेंस कितना होगा काउंटर में। तो आप बताओगे 4 लाख रुपए हमारे पर्स में था, 3 लाख रुपए चला गया, फिर 2,70,000 आया, टोटल 3,70,000 हो गया, 20,000 का मैंने रेंट पेड किया, तो मेरे पास अभी फिलहाल
में कैश पूछोगे तो मेरे बिजनेस में 3,50,000 कैश होगा, ठीक है। कैपिटल कितना होगा आपको पता होना चाहिए। अगर लॉस होता है तो कैपिटल में से माइनस होता है, और प्रॉफिट होता है तो कैपिटल में ऐड होता है। तो 4 लाख रुपए से हम बिजनेस स्टार्ट किए थे और 1 साल में हमें 50,000 का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट ऐड होगा कैपिटल में, तो टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा 4,50,000। तो ट्रांजैक्शन में आपने देखा कि यहाँ पे था और इवेंट आपको भी पता चल गया। तो इवेंट आपको अलग से दिखेगा नहीं, इसमें उसमें से निकालना पड़ेगा इवेंट को, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे हम ट्रांजैक्शन को मेजर करेंगे और कैसे इवेंट को मेजर करेंगे। नेक्स्ट है आपका टर्मिनोलॉजी अकाउंट, है ना। अकाउंट क्या होता है? अकाउंट एक आपका मतलब आप ऐसे समझिए रियल लाइफ में, पहले आप एग्जाम्पल समझा देते हैं आपको, उसके बाद उसका मीनिंग यहाँ पे समझोगे कि जहाँ पे सारे ट्रांजैक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करते हो, हमारा जर्नल होता है ना। मतलब ये एक प्लेस पे सभी को ना, राम का, श्याम का, मोहन का, परचेज, सेल, सभी एक लाइन से जो रिकॉर्ड करते हैं उसको हम जर्नल बोलते हैं। लेकिन इंडिविजुअल आइटम को एक प्लेस पे लिखने को उसे हम अकाउंट बोलते हैं। जैसे राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, मोहन का अकाउंट, कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट, उनका परचेज से रिलेटेड आइटम बस एक प्लेस पे लिखे जाएंगे, सेल्स रिलेटेड आइटम बस एक प्लेस पे लिखे जाएंगे, तो ये क्या होते हैं? अकाउंट होते हैं। तो अब देखिए क्या लिखा है, इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर पर्टिकुलर हेड ऑफ अकाउंट। मतलब एक पर्टिकुलर हेड में, एक पर्टिकुलर जगह पे, जैसे सैलरी से रिलेटेड सारे आइटम सैलरी अकाउंट में, परचेज से रिलेटेड सारे आइटम परचेज में, सेल्स रिलेटेड सारे आइटम्स सेल्स में रिकॉर्ड किए जाएंगे, इसे हम अकाउंट बोलते हैं। अभी आगे जब आप पढ़ोगे डिटेल में, जहाँ पे लेजर समझाया जाएगा, तो वहाँ पे बहुत सारे अकाउंट बनाया जाएगा। इसमें बेसिकली 2 पार्ट होते हैं, एक डेबिट साइड होता है और एक क्रेडिट साइड होता है। डेबिट साइड में 4 कॉलम होगा, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, जर्नल फोलियो, अमाउंट, और राइट साइड में आपका होगा डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट, इस तरीके से। तो अकाउंट मतलब नॉर्मली आप देखते होगे कि जैसे आपने 500 रुपये का काम किया, आपको 400 रुपये मिल गया, कितना बचा? 100 रुपये। ऐसे करते हैं दुकानदार लोग ना, 500 माइनस 400, 100 रुपये आपका हो गया। यही चीज़ कॉमर्स में कैसे करते हैं? 500 आपका हो रहा था, आपके अकाउंट के क्रेडिट में 500 लिखेंगे, फिर आपको 400 रुपये दे दिया गया, मतलब डेबिट हो गया, आपका बैलेंस कितना बचा? 100 रुपये आएगा। दोनों के केस में आंसर सेम, बट लिखने का तरीका दोनों का अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो अकाउंट क्या होता है? एक पर्टिकुलर हेड होता है जिसमें पर्टिकुलर से रिलेटेड आइटम वहां पर रिकॉर्ड किए जाते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आपका है कैपिटल, है ना। कैपिटल बिजनेस स्टार्ट करते समय जो भी अमाउंट फर्नीचर एसेट्स लगाते हैं बिजनेस में, उसे हम कैपिटल बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, अपना पैसा, अपना एसेट्स अपने बिजनेस में लगाने को कैपिटल बोलते हैं। अपना पैसा, अपना एसेट्स दूसरे के बिजनेस में लगाने को इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कैपिटल क्या होता है? कैपिटल इज द अमाउंट में बी कैश, गुड्स और एसेट्स। मतलब वो कैश में भी हो सकता है, गुड्स में भी हो सकता है और एसेट्स में भी हो सकता है। जैसे आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, बहुत सारे फर्नीचर, है ना, बिल्डिंग वगैरह करते हो, वो भी एज ए कैपिटल का ही पार्ट होता है, ठीक है ना। इन्वेस्टेड इन द इंटरप्राइज बाय द प्रोप्राइटर, है ना, प्रोप्राइटर या पार्टनर जो अपने बिजनेस में लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस स्टार्ट करते समय, उसे हम कैपिटल के नाम से जानते हैं। जब कंपनी में पढ़ोगे तो वहाँ पे अलग कैपिटल होता है, वहाँ पे पब्लिक से पैसा लिया जाता है एज ए शेयर के रूप में, उसे हम शेयर कैपिटल बोलते हैं। वो अलग कॉन्सेप्ट है। अभी हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, जब कॉर्पोरेट अकाउंट पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको समझाएंगे, ठीक है। अब इट इज ए लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस एंटिटी ऑफ इट्स ओनर। ध्यान रखिएगा, लाइबिलिटीज अभी इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, कैपिटल के बाद लाइबिलिटीज और एसेट्स क्या होते हैं। तो लाइबिलिटीज में बेसिकली आप लाइबिलिटीज में पढ़े होंगे कि जो लोन वगैरह होते हैं वो लाइबिलिटीज होते हैं। लाइबिलिटीज 2 होते हैं, इंटरनल लाइबिलिटीज और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। तो जो कैपिटल होता है, कैपिटल बिजनेस का इंटरनल लाइबिलिटीज होता है, ध्यान रखिएगा। इस वजह से वो लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड किया जाता है ना। कहने मतलब आपको बताया था कि बिजनेस और बिजनेसमैन अलग माने जाते हैं, सेपरेट माने जाते हैं। तो बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाया है, बट बिजनेस उसे रिटर्न करेगा एक दिन। इस वजह से बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वह इंटरनल कैपिटल होता है। फिर बाहरी लोगों से जो लोन लेते हैं वो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज होता है। अभी लाइबिलिटीज हम लोग पढ़ेंगे तो डिटेल में आपको समझाएंगे कि लाइबिलिटीज का मीनिंग क्या है, असेट्स का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो कैपिटल का मीनिंग क्या है कि
अपना पैसा अपने बिजनेस में, अपना गुड्स, अपना एसेट्स बिजनेस स्टार्ट करते समय जो लगाते हैं उसे हम कैपिटल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक इक्वेशन समझाए हम कि जैसे कैपिटल कैसे निकलता है। तो नॉर्मली आपको, अब बैलेंस शीट तो आप अभी पढ़े नहीं हो, बट इतना आप समझो कि बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है जहाँ पे हम एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को रिकॉर्ड करते हैं कि जितना हमें आउटसाइडर को पेमेंट करना है या इनसाइडर को पेमेंट करना है, इंटरनल एक्सटर्नल लायबिलिटीज, उतना हमारे पास एसेट्स है या नहीं। अगर दोनों साइड इक्वल हो जाता है तो माना जाता है कि वो बैलेंस शीट मतलब इक्वल है, इसीलिए इसका नाम पड़ा था बैलेंस शीट की, दोनों साइड इक्वल रहेगा, ठीक है ना। अब ध्यान रखिएगा, बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड में होता है लायबिलिटीज अमाउंट और राइट साइड में होता है एसेट्स और अमाउंट। ध्यान रखिएगा, एसेट्स में होते हैं नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स, मतलब टोटल एसेट्स मान लेते हैं यहाँ पे 40 लाख है, ठीक है ना। और लायबिलिटीज में कैपिटल में ले लेते हैं 80 लाख और लायबिलिटीज जो एक्सटर्नल लायबिलिटी जो ले लेते हैं 22 लाख, तो टोटल हो गया 40 लाख, तो दोनों साइड का इक्वल हो गया। अब ध्यान रखिएगा, एसेट्स जब आप निकालोगे तो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज को प्लस करेंगे, ठीक है ना। मतलब अगर 40 लाख निकालना होगा तो 18 लाख और 22 लाख को ऐड करोगे तब 40 लाख आएगा। इट मीन्स एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ठीक है। सर अगर आपको कैपिटल निकालना होगा तो क्या करोगे, कैपिटल मतलब 18 लाख निकालना होगा तो हम एसेट्स में से मतलब 40 लाख में से 22 लाख माइनस करेंगे तो 18 लाख आएगा। इट मीन्स 40 लाख माइनस 22 लाख, इट मीन्स एसेट्स माइनस लायबिलिटी, तो क्या निकलेगा, कैपिटल निकलेगा। कैपिटल कैसे निकलता है, एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस करेंगे तो कैपिटल निकलता है। ये माइंड में अगर आपके पास रहेगा कि लेफ्ट साइड में कैपिटल्स लायबिलिटीज मिला के होते हैं और राइट साइड में एसेट्स होते हैं, तो जब राइट साइड का पूछेगा तो लेफ्ट वाला दोनों ऐड कर देना है। जब लेफ्ट का पूछेगा कैपिटल या लायबिलिटीज तो राइट वाले में से अगर लेफ्ट का कैपिटल पूछेगा तो लायबिलिटीज माइनस करेंगे, और कैपिटल पूछेगा तो लायबिलिटीज माइनस करेंगे, और लायबिलिटीज पूछेगा तो कैपिटल माइनस करेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रहेगा, अगर ये माइंड में बना रहेगा तो आप ये फॉर्मूला कभी भी नहीं भूलोगे। अदरवाइज एसेट्स में प्लस होता है कि माइनस होता है, कंफ्यूज रहोगे, ठीक है ना। अब ध्यान रखना है कि जब प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में प्लस होगा और लॉस होगा तो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाता है ड्राइंग। ध्यान रखिएगा, ड्राइंग क्या होता है कि अपने पर्सनल पर्पस से बिजनेस से गुड्स या कैश निकालना वो बोला जाएगा, ड्राइंग बोला जाएगा, ठीक है ना। तो ड्राइंग क्या होता है, बिजनेसमैन अपने ही दुकान से अपने पर्पस से कैश या गुड्स निकालता है, उसे हम ड्राइंग के नाम से जानते हैं। इट इज़ द अमाउंट विड्रॉ ऑफ गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर ऑफ हर पर्सनल यूज, है ना। जो पर्सनल यूज के पर्पस से अपने ही बिजनेस से पैसा या गुड्स निकाले उसे हम ड्राइंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आपका है लायबिलिटीज, अमाउंट ओव्ड बाय द बिजनेस। ध्यान रखना, OWED का मतलब होता है जो दूसरे को पेड करना होता है ना, मतलब वह अमाउंट जो फ्यूचर में हम किसी दूसरे को पेड करेंगे। हम किसी मतलब बिजनेस बोल रहा है कि फ्यूचर में जो दूसरे को पेड करना होगा वह अमाउंट लायबिलिटी होता है। अब फ्यूचर में दूसरे से पैसा जो रिसीव करना होगा या मेरे पास जो कैश है या जो मेरे पास प्रॉपर्टी है, इनको हम एसेट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। लायबिलिटीज आर द डेब्ट, दे आर द अमाउंट ओव्ड टू क्रेडिटर्स, है ना। लायबिलिटीज क्या होता है, डेब्ट होता है जो क्रेडिटर को फ्यूचर में पेड करना होता है। ध्यान रखिएगा, लायबिलिटीज दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है इंटरनल लायबिलिटीज और एक होता है एक्सटर्नल लायबिलिटीज। इंटरनल लायबिलिटीज में कोई एग्जांपल पूछे तो क्या आपको बताना है, कैपिटल। एक्सटर्नल लायबिलिटीज में एग्जांपल पूछे तो आपको बताना है नॉन करेंट लायबिलिटीज और करेंट लायबिलिटीज। ध्यान रखिएगा, सर नॉन करेंट लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है, ऐसा आप पैसा किसी से ले लिए और उसका पेमेंट आपको 1 साल के बाद करना है ना, तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, जिसका अब नया नाम हो गया है नॉन करेंट लायबिलिटीज, ठीक है। और ऐसा पेमेंट जो 1 साल के अंदर करना होता है उसे हम करेंट लायबिलिटीज बोलते हैं, जिसको शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज बोला जाता था, अब उसका नया नाम हो गया है करेंट लायबिलिटीज, ठीक है ना। मतलब अमाउंट पेड विद इन 1 ईयर उसे बोलेंगे करेंट लायबिलिटीज, अमाउंट पेबल आफ्टर 1 ईयर्स दैट इज कॉल्ड नॉन करेंट लायबिलिटीज। सर एग्जाम्पल बताइए, जैसे आप किसी से लोन लिए हो बैंक से और लॉन्ग टर्म के लिए 1 साल 2 साल के बाद पेड करोगे, नॉन करेंट लायबिलिटीज है ना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है जो 1 साल के अंदर पेड करना होगा,
होगा, करेंट लाइबिलिटीज हो गया, है ना। किसी से आप पैसा लिए शॉर्ट टर्म के लिए, क्रेडिटर से गुड्स उधारी लिए, बोले 2 महीने बाद आपको पेमेंट करेंगे, और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी मतलब करेंट लाइबिलिटीज हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे बता रहा है कि करेंट लाइबिलिटीज मीन दोज लाइबिलिटीज विच आर पेबल विद इन अ ईयर, है ना, या ऑपरेटिंग साइकिल, मतलब एक ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर या एक विद इन ईयर। ऑपरेटिंग साइकिल सर क्या होता है, हमारे पास कैश था, मैंने कैश से गुड्स खरीदा, गुड्स, है ना, गुड्स मैंने फिर सोल्ड किया उधारी, फिर उसके बाद डेटर से पैसा रिसीव हुआ कैश में, मतलब दोबारा एक बार कैश से मैंने गुड्स खरीदा, उसको फिर से दोबारा कैश में कन्वर्ट होने में जितना टाइम लगता है उसे हम ऑपरेटिंग साइकिल के नाम से जानते हैं। अब एग्जांपल में पूछेगा सर करेंट लायबिलिटीज में क्या क्या आएंगे, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दीज आर करेंट लायबिलिटीज, ठीक है। नॉन करेंट लायबिलिटीज मीन्स दोज लायबिलिटीज विच आर पेबल आफ्टर लॉन्ग पीरियड, इट मीन्स आफ्टर 1 ईयर्स, है ना, जैसे डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम द बैंक्स, दैट इज कॉल्ड नॉन करेंट लायबिलिटीज, है ना। मतलब जो 12 महीने के बाद पेमेंट किए जाएंगे या एक ऑपरेटिंग साइकिल के बाद पेमेंट किया जाएगा उसे नॉन करेंट लायबिलिटीज के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट आपका है असेट्स। एसेट्स क्या होता है, असेट्स मतलब जो कुछ भी हमें फ्यूचर में पैसा या हमारे पास जो कैश है या जो दूसरे से पैसा फ्यूचर में लेना है। सर दूसरे से पैसा फ्यूचर में कैसे लेंगे, जो आप कल के डेट में उधारी बेचे थे सामान तो फ्यूचर में वो पैसा देंगे ना, जिसे हम डेटर बोलते हैं, ठीक है ना। तो एसेट्स आर द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट द राइट ऑफ विच आर द ओन्ड और कंट्रोल बाय द इंटरप्राइज, मतलब जो बिजनेस इंटरप्राइज के कंट्रोल में हो। ध्यान रखिएगा, बिजनेसमैन के कंट्रोल में नहीं, बिजनेस के नाम से प्रॉपर्टी खरीदा गया हो, बिजनेस के नाम से उन्होंने गुड्स बेचा हो, उसे हम असेट्स के नाम से जानते हैं। दूसरे तरीके से अगर आप समझना चाहोगे, एनीथिंग विच इज इन द पोसेशन, पोसेशन मतलब राइट, अधिकार, है ना, टाइटल, पोसेशन ऑफ द बिजनेस इंटरप्राइज इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ ड्यू फ्रॉम अदर्स, है ना, मतलब जो कुछ आपके पास कैश है या जो भी आपके पोसेशन में कोई भी प्रॉपर्टी है या जो दूसरे से पैसा लेना है, ये सब कुछ कंबाइंड रूप से क्या बोले जाते हैं, एसेट्स होते हैं। एसेट्स पहचानने का ध्यान रखिएगा, ये 4 फीचर है। अगर ये 4 फीचर काम कर गया तो मानेंगे वह बिजनेस का एसेट्स है, अगर ये 4 फीचर नहीं है तो बिजनेस का एसेट्स नहीं होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे उसका वैल्यू होना चाहिए, पहला नंबर, है ना, एसेट्स क्या होना चाहिए, वैल्यू होना चाहिए। सेकेंड, ओन बाय द एंटरप्राइज, वह किसके नाम से होना चाहिए प्रॉपर्टी, बिजनेस के नाम से होना चाहिए, बिजनेसमैन के नाम से नहीं होना चाहिए। बिजनेसमैन के नाम से रहेगा तो पर्सनल हो जाएगा। एक्वायर्ड एट ए मनी, मतलब उसे हम कुछ पैसा देकर खरीदे हों, ठीक है। इट में हैव द टेंजिबल और इंटेंजिबल, उसे हम टच भी कर सकते हैं और नहीं भी टच कर सकते हैं। ऐसा एसेट्स जिसका फिजिकली एग्जिस्टेंस हो, जो दिखाई तो देता हो, उसे हम टेंजिबल एसेट्स बोलेंगे। जो दिखाई ना देता उसे इंटेंजिबल बोलेंगे, जैसे गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ड्राइंग नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अब सर एग्जांपल से बताइए कि कैसे पता करेंगे कि ये बिजनेस एसेट्स है या नहीं है। मान लेते हैं कि मिस्टर ए ने एक बिजनेस स्टार्ट किया और उन्होंने एक कार खरीदा है, ठीक है ना, कार खरीदा है। अब कहोगे सर कार की वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू होती है, उसे मनी देके खरीदा गया है, ठीक है, पैसा देके खरीदा गया है, वह टेंजिबल प्रॉपर्टी है। सर 4 में से 3 फीचर पूरा कर लिया, लेकिन ओन्ड बाय द एंटरप्रेन्योर, मतलब वह ओन किसके द्वारा किया गया है, बिजनेसमैन के द्वारा किया गया है। कार अगर खरीदा गया होगा बिजनेस के नाम से, फर्म के नाम से खरीदा गया होता तो ये फर्म की प्रॉपर्टी होती, बट कार खरीदा गया है बिजनेसमैन मतलब मिस्टर ए अपने नाम से खरीदा है, इस वजह से वो फर्म की प्रॉपर्टी नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, ये 4 फीचर अगर रहेंगे तो बिजनेस का एसेट्स माना जाएगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। चलिए, अब एसेट्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है करेंट एसेट्स और एक होता है नॉन करेंट एसेट्स, है ना। करेंट एसेट्स जो पैसा हमें विद इन 12 मंथ के अंदर मिल जाएगा, है ना, जो हमारे पास कैश है या जो 12 मंथ के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे उसे हम करंट एसेट्स के नाम से जानते हैं, जैसे कैश, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, डेटर, बिल्स रिसीवेबल एटसेट्रा, है ना। नॉन करेंट एसेट्स क्या होते हैं, 2 होते हैं इसमें बेसिकली, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल, है ना। टेंजिबल मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं। सर कहोगे कि मेरे बगल में मेरा भाई बैठा उसको हम टच कर दो, एसेट्स है क्या, नहीं, ठीक है ना। नॉन लिविंग, ध्यान रखिएगा, नॉन लिविंग, हाँ वो किसी और के लिए एसेट्स होगा ना, अपने वाइफ के लिए, अपने गर्लफ्रेंड के लिए वो एसेट्स हो सकता है, ठीक है। तो
नॉन करेंट एसेट्स में जो इंटेंजिबल होते हैं, जो दिखाई नहीं देते हैं ना, जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर, है ना, जो दिखाई नहीं देते बट इसका वैल्यू होता है, उसे हम इंटेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। और जो दिखाई देता है और जिसका बेनिफिट ओवर द पीरियड मिलेगा, जैसे आप बिल्डिंग खरीदोगे तो उसका बेनिफिट 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल आप यूज करोगे। मशीन खरीदोगे तो उससे हम प्रोडक्शन करेंगे 2 साल, 3 साल, 4 साल तक, है ना। मतलब जिसका बेनिफिट हम 1 साल से ज़्यादा समय तक ले सकते हैं उसे हम नॉन करेंट एसेट्स के नाम से जानते हैं। और जो दिखाई देता है, जिसका फिजिकली एग्जिस्टेंस हो और नॉन लिविंग, ध्यान रखिएगा, तो उसे हम टेंजिबल एसेट्स बोलेंगे। जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, लैंड, है ना, ये सब क्या हो जाएंगे, टेंजिबल एसेट्स हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका टर्मिनोलॉजी फिक्टिशियस एसेट्स, है ना। फिक्टिशियस एसेट्स मतलब आप ऐसे समझो कि जो होते तो हैं लेकिन जिसका कोई वैल्यू नहीं होता है, उसे हम फिक्टिशियस एसेट्स के नाम से बोलते हैं। ठीक है ना। मतलब एसेट्स विच कैन नॉट बी रियलाइज इन द कैश, मतलब जो दिखाई तो देते हैं लेकिन जिसे बेचने पे हम पैसा रियलाइज नहीं कर पाएंगे, उसे हम फिक्टिशियस एसेट्स के नाम से जानते हैं ना। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, है ना, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, बिजनेस हम स्टार्ट किए तो बहुत हैवी खर्चा कर दिए, तो उसे हम एज ए एसेट्स काउंट करते हैं, फिर धीरे धीरे उसे प्रॉफिट एंड लॉस से राइट अप करते जाते हैं, है ना। जब अभी आगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे समझाएंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एक्सपेंसेस, है ना, ये सब क्या बोले जाते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स बोले जाते हैं। जो एसेट साइड में होते तो हैं पर जिसे बेचने से पैसा नहीं मिलेगा, वो फिक्टिशियस एसेट्स के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट वन है आपका वास्टिंग एसेट्स, है ना। वास्टिंग एसेट्स का मतलब होता है जो हमें धरती के अंदर से या नेचुरल रिसोर्स से एसेट्स प्राप्त होते हैं, जो मिलते हैं, उसे हम वास्टिंग एसेट्स बोलते हैं। जिसे यूज करेंगे धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। जैसे कोल माइन, है ना, माइंस, कोल माइंस, है ना, ये सब क्या होते हैं, वास्टिंग एसेट्स के नाम से जाने जाते हैं ना। कोयला का खदान वगैरह जो हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है रिसिप्ट, है ना। अब ध्यान रखिएगा, रिसिप्ट में आ जाएगा एक रेवेन्यू रिसिप्ट आएगा और एक कैपिटल रिसिप्ट आएगा ना। रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। रिसिप्ट पढ़ने आपको हम समझाएंगे एक्सपेंडिचर, तब आपको रिसिप्ट पहले समझ में आएगा। पहले आप एक्सपेंडिचर समझोगे तब रिसिप्ट आपको अपने आप समझ में आ जाएगा ना। अब ध्यान रखिएगा, अब जब पढ़ोगे तो एक वर्ड यूज किया जाएगा एक्सपेंडिचर और एक वर्ड यूज किया जाएगा एक्सपेंसेस। कहोगे सर दोनों में डिफरेंस क्या है? एक्सपेंसेज एंड एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है? एक्सपेंसेज जो होता है कि हमारा जो बिजनेस में एसेट्स है, उस एसेट्स को ऑपरेट करने से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस आए, जो भी हम अमाउंट पेड करते हैं, उसे हम एक्सपेंसेस के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। बिजनेस ऑपरेट करेंगे, उसमें जो फ्यूल लगेगा, कुछ खराब होगा तो रिपेयर कराएंगे, वो क्या होते हैं, एक्सपेंसेस होंगे। बिजनेस करेंगे तो हमें कैरिज इनवर्ड, कैरिज आउटवर्ड, ये सब पेमेंट करना होगा, है ना, वो एक्सपेंसेस होते हैं। बिजनेस करेंगे तो हमें रेंट वगैरह पेड करना होता है, वो एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है ना। सर एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? फिर एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है जो आज हम खर्चा कर रहे हैं और जिससे हमें कुछ बेनिफिट मिलेगा। जैसे मशीन में पैसा आप लगा दिए 10 लाख 20 लाख रुपए, वो लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर हो गया, जिसको बोलेंगे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जो लॉन्ग टर्म एसेट्स में पैसा लगाना, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। जो शॉर्ट टर्म एसेट में पैसा लगाएंगे, जैसे गुड्स खरीद रहे हैं, उसको बेचेंगे तो इनकम होगा ना, तो गुड्स खरीदना वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा कि एक्सपेंडिचर क्या हो गया। एक्सपेंडिचर एक ब्रॉड टर्म हो गया, एक्सपेंसेज उसका एक पार्ट होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंड और लायबिलिटीज इनकर्ड फॉर द एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज। एक्सपेंडिचर मतलब जिससे हमारा बर्डन क्रिएट होता है ना। जैसे हम उधारी गुड्स खरीदेंगे तो हमारा बर्डन क्रिएट होगा कि नहीं होगा, है ना। या फिर हम कोई एसेट्स खरीदेंगे तो बर्डन होगा कि नहीं होगा, कि उस एसेट से हमें इनकम जनरेट होगा कि नहीं होगा, है ना। अब उसमें दो टाइप्स होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जो लॉन्ग टर्म एसेट्स में पैसा लगाएंगे, जैसे दिमाग में आपके तुरंत चले जाना चाहिए, बिल्डिंग खरीदना, मशीन खरीदना, लैंड परचेज करना, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। ठीक है ना। तो और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, जो जिसका बेनिफिट ओवर द पीरियड, मतलब 1 साल के अंदर ही जिसका बेनिफिट रहेगा, ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड में मिलेगा, उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। जैसे मटेरियल खरीद के बेचना,
है ना, और काम करा के रेंट पेड करना, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के पार्ट में आ जाएंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर ही एक्सपेंसेज भी आते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर भी एक्सपेंसेज आते हैं। मतलब जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर को रन कराने के पर्पज से एक्स्ट्रा पैसा हमें पेड करना होता है, उसे एक्सपेंसेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे बिल्डिंग का रिपेयर कराएंगे, है ना, मशीन का रिपेयर कराएंगे, वो एक्सपेंसेस हो जाएंगे। गुड्स हमने खरीदा तो गुड्स आएगा कैरिज से, है ना, किसी से ट्राली वगैरह से आया तो उसको जो पैसा पेड करेंगे वो एक्सपेंसेस हो जाएगा, बट जो गुड्स है वो एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो ये आपको समझना है। अब आपको समझ में आ जाएगा रिसिप्ट क्या होता है। जो आपने गुड्स खरीदा तो गुड्स खरीदोगे तो बेचोगे, तो बेचने के बाद जो पैसा आएगा उसे रिसिप्ट बोलेंगे। बिल्डिंग आप खरीदे, मशीन आप खरीदे, कल के डेट में आप बेचोगे तो पैसा आएगा तो रिसिप्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात में किसी भी तरीके से अमाउंट रिसीव और रिसीवेबल फ्रॉम द सेलिंग ऑफ द गुड्स और सर्विसेज और एसेट दैट इज कॉल्ड रिसिप्ट, है ना। गुड्स या सर्विसेज को देने के बाद या मशीन को देने के बाद, एसेट्स को देने के बाद जो हमें पैसा रिसिप्ट या रिसीवेबल होगा, मतलब अभी रिसिप्ट हो गया है या तो फ्यूचर में रिसीव होने वाला है, उसे हम रिसिप्ट के कैटेगरी में रखेंगे। अब दो टाइप्स के होते हैं, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। लॉन्ग टर्म एसेट्स को बेचने से जो पैसा मिलेगा उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे, सॉरी कैपिटल रिसिप्ट बोलेंगे। जैसे बिल्डिंग लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर से था और उसे बेचे तो लॉन्ग टर्म ही इनकम आएगा तो कैपिटल रिसिप्ट। मशीनरी खरीदे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, मशीनरी बेचे कैपिटल रिसिप्ट, गुड्स खरीदे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, गुड्स बेचे रेवेन्यू रिसिप्ट। बस ऐसे ही समझना आपको, ठीक है ना। तो अगर रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करें तो क्या हो जाएगा, सेल ऑफ गुड्स, कमीशन वगैरह जो फीस वगैरह रिसीव करते हो अपनी सर्विसेज देने के बाद, और रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। और जो लॉन्ग टर्म में बिल्डिंग वगैरह बेचने के बाद जो पैसा रिसीव होगा, है ना, या फिर जो आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया था लॉन्ग टर्म के लिए उसे सेल करोगे तो हो जाएगा कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड सर, डेफर्ड का मतलब क्या होता है? डेफर्ड मतलब होता है जिसका ईएमआई, ऐसे समझो कि ईएमआई के तरीके से जो पेड होता है। जैसे हम एडवर्टीजमेंट कर देते हैं या रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगा देते हैं, तो अगर हमने एडवर्टीजमेंट किया 5 लाख रुपए का, ठीक है ना, अब उसका बेनिफिट हमें 5 साल मिलेगा, और अगर हम 5 लाख रुपए एक ही साल में उसे प्रॉफिट एंड लॉस में से माइनस कर दे तो हमारा क्या होगा, ज़्यादा लॉस शो करेगा। तो अब हम 5 लाख को 5 ईयर में राइटअप करेंगे, 1-1 लाख, पहले साल 1 लाख, दूसरे साल 1 लाख, तीसरे साल 1 लाख, ऐसे करके करेंगे। तो हम एक्सपेंडिचर मतलब जिसका हमने बेनिफिट ओवर द पीरियड मिलेगा, लेकिन उसको हम राइटअप करते हैं थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके, वो होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कभी कोई पूछता है कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो इसका नाम ही है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब एक बार हैवी खर्चा कर देंगे बट धीरे धीरे उससे राइट अप करते जाते हैं, उसे हम डेफर्ड। अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का सबसे बेस्ट एग्जांपल है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, है ना। जैसे हमने एडवर्टीजमेंट में 5 लाख रुपए खर्चा किया और उसका बेनिफिट एक्सपेंडिचर एडवर्टीजमेंट का 5 साल तक मिलेगा फ्यूचर में, तो हर एक साल हम 1-1 लाख रुपए ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। या 50,000 रुपये आपने एडवर्टीजमेंट में कर दिया और उसका बेनिफिट आपको 5 साल मिलेगा, तो हर एक साल 10-10 हज़ार रुपये हम प्रॉफिट एंड लॉस में से राइटअप करते चलेंगे, खत्म करते चलेंगे, ठीक है ना। तो ये होता है आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक होगा एक्सपेंसेस, एंड उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इनकम, प्रॉफिट क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है ना। ये सारी चीज़ों को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक्सपेंसेस जो कि ऑलरेडी हम आपको एज ओरल बता दिए, बट यहाँ पे लिखा क्या उसके हिसाब से आपको बता देते हैं। एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट इनकर्ड फॉर द जनरेटिंग रेवेन्यू। सिंपल सी बात है, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो हम कॉस्ट इनकर्ड करते हैं, जो अमाउंट पेड करते हैं, उसे एक्सपेंसेस बोलते हैं। जैसे हमने मशीनरी खरीदा तो मशीनरी से जब हम कोई यूनिट बनाएंगे तो फ्यूल वगैरह लगेगा ना, कुछ मशीन खराब होगा तो ऑयलिंग वगैरह लगेगा ना, ग्रीस वगैरह लगाएंगे ना, है ना, या रिपेयर वगैरह पैसा खर्चा होगा ना। तो हमने यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए, इनकम जनरेट करने के पर्पज से जो हमें पैसा खर्चा करना पड़ रहा है उसे एक्सपेंसेस बोलेंगे। गुड्स खरीदोगे ट्राली से आएगा ना, तो ट्राली से जो पैसा दिए, ट्राली वाला जो पैसा दिए उसे हम बोलेंगे एक्सपेंसेस बोलेंगे, ठीक है ना। तो है ना, जैसे गुड्स वगैरह खरीदना, राइटअप करना, है ना, रेंट वगैरह पेड करना, ये सब एक्सपेंसेस के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।